वायरस ने कहर बरपाया तो मुसीबत सिर्फ सेहत पर ही नहीं, रोजगार पर भी आई। वायरस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो लाखों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। लॉकडाउन में फैक्ट्रियों पर ताले लग गए। मजदूरों के सामने अपना और अपने परिवार का पेट पालने की चुनौती आ गई। रोजगार की तलाश में लाखों मजदूर अपना गांव छोड़कर शहरों का रुख करते हैं। बेहतर आमदनी और सहूलियत भरी जिंदगी के सपने मजदूरों को शहरों की तरफ खींच लाते हैं। तमाम मजदूर बरसों से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अपना आशियाना बना चुके थे, लेकिन कोरोना वायरस ने इन मजदूरों की जिंदगी तबाह कर दी है। फैक्ट्रियां बंद हुई तो लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। अब शहर में उनके पास पेट पालने का कोई जरिया नहीं बचा। परिवार के लिए राशन जुटाना और मकान का किराया देना भी नामुमकिन होने लगा। मजबूरी में लाखों मजदूरों ने घर वापस लौटने का फैसला किया। लॉकडाउन में न तो बसें चल रही थी, न ही ट्रेनें। मजदूरों को अपने गांव लौटने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। हालात ऐसे बन गए कि तमाम मजदूरों ने पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने का फैसला कर लिया। बरसों की कमाई एक पोटली में समेटे तमाम मजदूर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। चिलचिलाती धूप में कंधे पर बोझ लिए मजदूर जिंदगी की जद्दोजहद में जुटे थे। साथ में परिवार था, मासूम बच्चे थे, लेकिन मजबूरी में इन मजदूरों के कदम हर मुसीबत को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोरोना के खतरे को टालने के लिए सबसे ज्यादा जोर सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया जा रहा था, लेकिन देश के तमाम शहरों से मजदूरों के पलायन की जो तस्वीरें आईं, वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही थी। मुंबई में एक अफवाह पर रेलवे स्टेशन पर हजारों मजदूरों की भीड़ जुट गई। किसी ने अफवाह फैला दी कि सरकार मजदूरों को घर भेजने के लिए ट्रेन का इंतजाम कर रही है। हफ्तों से घर लौटने को बेताब मजदूर आनन फानन में रेलवे स्टेशन पहुंच गए। आखिरकार सभी को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। मुंबई के बाद दिल्ली में भी मजदूरों के पलायन की तस्वीरों से प्रशासन के माथे पर शिकन आ गई। लाखों मजदूर अपने घर वापस लौटने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए। मजदूर सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें घर भिजवाने का इंतजाम किया जाए, लेकिन सरकार मजदूरों को रोकने की कोशिश करती रही। दिल्ली में काफी कोशिशों के बाद सरकार ने मजदूरों को रुकने के लिए मना लिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मजदूरों के रहने का इंतजाम किया गया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि मजदूरों को हर मुमकिन सहूलियत दी जाएगी। केंद्र सरकार ने भी मजदूरों से अपील की कि वो जहां हैं वहीं रहें। जो मजदूर किसी भी तरह अपने गांव पहुंच रहे हैं, उन्हें भी घर जाने से पहले क्वारंटीन होना पड़ रहा था। गांव के स्कूलों में दूसरे शहरों से आए मजदूरों के रहने का इंतजाम किया गया था। हालात ऐसे बने कि राज्य सरकारों को केंद्र का दरवाजा खटखटाना पड़ा। राज्य सरकारों ने केंद्र से अपील की कि मजदूरों को घर भिजवाने का इंतजाम किया जाए। बाद में मजदूरों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत घर भेजने का रास्ता निकाला गया। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने से पहले हर मुसाफिर की स्क्रीनिंग हुई। कोरोना जांच के बाद ही किसी को बस में सफर करने की इजाजत मिली। कुछ शहरों में पहुंचने के बाद लोगों को दोबारा कोरोना टेस्ट कराना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। सोनू ने अपने दम पर तमाम मजदूरों को घर भेजा। लोगों को घर भेजने का खर्चा सोनू सूद ने खुद उठाया। सोनू सूद के इस कदम की हर तरफ तारीफ हुई। मुसीबत के वक्त में अपना घर, अपना गांव ही सबसे बड़ी सहूलियत होता है। कोरोना महामारी के दौर में हर मजदूर भी इसी सहूलियत की तलाश कर रहा था। महीनों के इंतजार के बाद तमाम मजदूर अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन कोरोना वायरस से उनकी जंग अभी जारी थी। कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान के सामने ऐसी चुनौती पेश की जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक तरफ यह खतरनाक वायरस सभी की सेहत पर साया बनकर मंडरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था की सेहत भी बिगड़ती जा रही थी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने का यही तरीका था कि अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगा दी जाए। न लोग घरों से बाहर निकले और न ही दफ्तरों और कारखानों में काम हो।
देश जानता था कि इसके नतीजे बेहद गंभीर होने वाले हैं, लेकिन जिंदगी को बचाकर रखने का कोई और जरिया भी नहीं था। कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश में तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगना तय था। कारखानों में उत्पादन ठप हो गया, मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया, दफ्तरों में काम बंद हो गया और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पिछले साल 25 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया था। इस लॉकडाउन में तमाम आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई जारी रखने की इजाजत थी। इसका सीधा असर जीडीपी के आंकड़ों पर दिखने लगा। साल 2020-21 वित्त वर्ष की पहली 2 तिमाहियों में देश का जीडीपी नेगेटिव हो गई। अप्रैल 2020 से जून 2020 की तिमाही में जीडीपी 0 से 24.4% नीचे गिर गई। इस तिमाही में सिर्फ कृषि सेक्टर ही ऐसा था जहां ग्रोथ दिख रही थी। जुलाई 2020 से सितंबर 2020 तक भी जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव रही। दूसरी तिमाही में जीडीपी 0 से 7.3% नीचे रही। दूसरी तिमाही में कृषि के साथ मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ दर्ज की गई। बिजली और गैस सेक्टर ने भी जीडीपी के आंकड़ों में थोड़ी राहत दी। सितंबर महीने तक हिंदुस्तान कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। सरकार लॉकडाउन के बीच थोड़ी रियायत करके जनता को सहूलियत देने की कोशिश कर रही थी। जनता के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी राहत पहुंचाने की कवायद जारी थी। कोशिशें धीरे धीरे रंग लाने लगी। अक्टूबर से ज्यादा आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी गई। लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौट चुके प्रवासी मजदूर भी धीरे धीरे शहरों में आने लगे। इससे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोर सेक्टर में तेजी देखने को मिली। नतीजा ये हुआ कि जीडीपी नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगी। अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 की तिमाही में जीडीपी 0.4% रही। इस तिमाही में कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रफ्तार दिखी। बिजली और गैस सेक्टर ने भी सरकार को राहत दी। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट ने भी पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में 2 तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की जाती है तो इसे तकनीकी तौर पर मंदी का नाम दिया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के हौसले की वजह से तीसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था मंदी के जाल से बाहर आती दिखी। देश में कोरोना के दस्तक देने के बाद से ही अर्थव्यवस्था पर इस महामारी का असर दिखने लगा था। सरकार ने 2020-21 के पूरे कारोबारी साल में जीडीपी में 8% की गिरावट का अनुमान जताया है। जैसे जैसे हिंदुस्तान कोरोना को शिकस्त दे रहा है, वैसे वैसे तरक्की की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। कोरोना के खतरे के बावजूद जीडीपी से जुड़े अधिकांश कोर सेक्टर में ग्रोथ देखी जा रही है। आने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी में 13% की ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में अगले वित्त वर्ष में 13.7% ग्रोथ का अनुमान जताया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में 11.5% ग्रोथ का अनुमान जताया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने जीडीपी में 12.6% ग्रोथ का अनुमान जताया है। यानी लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगाया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कोरोना के खतरे के बावजूद हिंदुस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर आगे निकल चुका है। दबे पांव आई एक महामारी ने जब अपने तेवर दिखाए तो दुनिया के तमाम ताकतवर देशों का दम फूलने लगा। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस ने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। कोरोना बेकाबू रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था और इसे रोकने का अभी तक कोई कारगर उपाय किसी के पास नहीं था। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाइजीन से कोरोना के संक्रमण की रफ्तार धीमी तो हो रही थी, लेकिन पूरी दुनिया को इस वायरस के खिलाफ एक कारगर वैक्सीन का इंतजार था। एक तरफ हिंदुस्तान लॉकडाउन से जूझ रहा था तो दूसरी तरफ साइंटिस्ट कोरोना वायरस की दवा ढूंढने में जुटे थे। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का फॉर्मूला ढूंढ रहे थे। वैक्सीन विकसित करना एक बेहद ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें महीनों तक ट्रायल चलते हैं, कई बार नाकामियां हाथ लगती हैं, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए वैक्सीन विकसित करने की रफ्तार बढ़ा दी गई।
वैक्सीन पर रिसर्च भले ही किसी भी देश में चल रहा हो, लेकिन सभी की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ही दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता है। वैक्सीन की रेस में चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इजराइल और हिंदुस्तान एक साथ जुटे थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन पर काम कर रहे थे। इस वैक्सीन का प्रोडक्शन भी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चल रहा था। भारत में ह्यूमन ट्रायल के लिहाज से ये वैक्सीन रेस में सबसे आगे चल रही थी। गंभीर हालात को देखते हुए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने मंजूरी से पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन के करोड़ों डोज बनाने का ऑर्डर दे दिया था। कंपनी जानती थी कि मंजूरी के बाद अचानक पूरी दुनिया में वैक्सीन की मांग बढ़ने वाली है। अगर वैक्सीन का स्टॉक पहले से तैयार नहीं रहा तो तमाम देशों में वैक्सीन की सप्लाई मुश्किल हो जाएगी। कोविशील्ड के साथ साथ भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन पर काम में जुटी थी। आखिरकार मेहनत रंग लाई और नया साल उम्मीदों का नया सवेरा लेकर आया। 1 जनवरी 2021 को एक्सपर्ट्स के पैनल ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से हरी झंडी मिलने के बाद से ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ एक संजीवनी बनकर सामने आई। कोविशील्ड को मंजूरी मिलने के 2 दिन बाद ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी एक्सपर्ट्स के पैनल ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अब नए साल में हिंदुस्तान 2 वैक्सीन के साथ कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए तैयार था। वैक्सीन विकसित करने के साथ साथ इतने विशाल देश में वैक्सीनेशन भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने वैक्सीन लॉन्च होने से पहले ही बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी कर ली थी। महीनों के लॉकडाउन और फिर अनलॉक की लंबी प्रक्रिया के बाद हिंदुस्तान के लिए वैक्सीन राहत की सौगात बनकर सामने आई है। वैक्सीन सिर्फ कोरोना वायरस की रफ्तार ही नहीं थाम रही थी, ये वैक्सीन जनता के लिए उम्मीदों का सवेरा लेकर आई थी। महीनों तक कोरोना का कहर झेलने के बाद लोग हताश और निराश होने लगे थे, लेकिन अब वैक्सीन को मंजूरी मिलने से कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान का आत्मविश्वास बढ़ गया। आखिरकार वो दिन आया जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। वैक्सीनेशन की मुहिम को कई चरणों में बांटा गया। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया। दूसरे चरण में यह संख्या बढ़ाकर 30 करोड़ करने का लक्ष्य तय किया गया। कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर है, लिहाजा सरकार ने वैक्सीनेशन में बुजुर्गों को प्राथमिकता दी। स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा बलों को भी वैक्सीनेशन की फेहरिस्त में आगे रखा गया। जिन लोगों की उम्र 60 से कम है लेकिन जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें भी वैक्सीन लगाने की प्राथमिकता मिली। भारत अब सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम के साथ कोरोना वायरस को मात देने की कोशिश में जुटा है। वैक्सीनेशन मुहिम के बावजूद देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस की रफ्तार को रोकना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का आत्मविश्वास अब हर चुनौती को पार करने के लिए तैयार है।